नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 इन्वायरमेंट का। ये जोग्राफी पोर्शन है लास्ट। तो ये आपका 2020 से लेकर 2021 तक है PT 365। पहली न्यूज़ है वो है एग्रो मीटियोलॉजिकल इन इंडिया। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिलीज़ करी एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है एग्रो मीटियोलॉजिकल सर्विसेज इन इंडिया एंड असेसमेंट। तो एग्रो मीटियोलॉजिकल का मतलब क्या है? ये स्टडी है वेदर की और क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का कि कैसे हम समझे वेदर को और क्लाइमेट को और कैसे हम यूज़ करें इंफॉर्मेशन ताकि हम एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकें। इंडिया में इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस के अंडर, और इसका टास्क है कि वो प्रोवाइड करता है मीटियोलॉजिकल सर्विसेज, और ये इसी के थ्रू होता है एग्रो मीटियोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस प्रोग्राम के अंडर। 3 सब सेक्टर्स आते हैं जो काम करते हैं एक साथ। पहला है वेदर फोरकास्टिंग, सेकेंड है जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरी कि कैसे वेदर फोरकास्ट इफेक्ट करता है फार्मिंग को। लास्ट है डिसैमिनेशन ऑफ एडवाइजरी जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है यूज़र के साथ। तो पहला है वेदर फोरकास्टिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, डेटा कलेक्शन होता है और डेटा मॉडलिंग होता है। पहला पॉइंट है वेदर डेटा कलेक्शन, जहाँ पे डेटा कलेक्ट करा जाता है लैंड सरफेस का और बड़ी सारी चीज़ों का, ओशंस का, लोअर एटमॉस्फेयर का, स्पेस सैटेलाइट का। सेकेंड है डेटा मॉडलिंग का जो कि यूज़ करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स एटमॉस्फेयर का, ओशन, और प्रिडिक्ट करते हैं वेदर कंडीशंस। यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों काम करती है एक साथ। IMD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो चेन्नई में है, इसरो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है, स्टेट डेवलप्ड नेटवर्क्स है, और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, स्काईमेट। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एग्रोमेट एडवाइजरी में लोकलाइज वेदर फोरकास्ट आते हैं जो कंबाइन करते हैं लोकल क्रॉप डेटा के साथ और फार्मर्स को हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डेटा और ह्यूमन रिसोर्स का। एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स भी हैं जो IMD एग्रीमेट डिवीजन के अंडर है, और ये डिज़ाइन है कि उस कन्वर्ट करते हैं वेदर इंफॉर्मेशन को और एडवाइजरी देते हैं फार्मर्स को। इसके अलावा डिसैमिनेशन ऑफ एडवाइजरी, यहाँ पे वैरायटीज और डिसैमिनेशन होता है। इसमें पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा GKMS प्रोग्राम जो फार्मर्स को वेदर फोरकास्ट सेंड करता है, क्रॉप भी सेंड करता है कि क्रॉप का लोकेशन स्पेसिफिक एग्रो एडवाइजरी जो होता है SMS के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे IMD डिसमिनेट करता है एग्रोमेट इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, जिसमें मल्टीपल कंपनीज आती हैं जैसे IFFCO, किसान संचार लिमिटेड, नोकिया और बड़े सारे। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे इनका डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूटिव होता है इंस्टीट्यूशन का, इंगेज करते हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और पैरेलल रहता है KYK। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है 6.2 बोरेल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। तो रिसर्चर जो INCOIS के अंडर है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद ने उन्हें देखा है कि बेटर वे है फोरकास्ट का, वो है बोरेल समर इंटर सीजनल ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या है? ये एक ट्रांसफर ऑफ हीट है जो इंडियन ओशन से वेस्ट पैसिफिक ओशन के आता है। रफली 10 to 50 डेज में होता है मानसून के टाइम पे, जून से सितंबर का होता है मानसून का। रिप्रेजेंट करता है मानसून का एक्टिव और ब्रेक पीरियड जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, वो ब्रिलियंट सनशाइन देता है बिफोर स्टार्टिंग ऑल ओवर द अगेन। एक्टिव फेज जो एनहांस करता है मानसून विंड्स और सरफेस वेव्स को। ये एक प्रोमिनेंट सोर्सेज है शॉर्ट टर्म क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का ग्लोबल मानसून सिस्टम में। रिसर्चर ने ये भी पाया है कि कुछ फेजेस जो BSIOS में होते हैं वो इंडिकेट करते हैं हाई वेव एक्टिविटी नॉर्थ इंडियन ओशन में और अरेबियन सी में। वेव्स इंडिकेट करती है एक्टिव फेजेस BSISO नियरली 0.5 मीटर्स बड़ी होती हैं या हायर होती हैं जब होता है, और एज कम्पेयर टू अदर फेजेस ऑफ दैट। अगर इसको स्टडी करते हैं तो ये इम्प्रूव करता है वेदर फोरकास्ट इंडियन कोस्ट का, मिटिगेट करता है एडवर्स इम्पैक्ट हाई वेव्स का, कोस्टल फ्लडिंग और इरोशन, हेल्प करता है बेटर प्लानिंग को, सी नेविगेशन रूट्स को। इसके अलावा इनकॉइस के बारे में समझ लेते हैं। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज स्टैब्लिश हुआ था 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। यूनिट है अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन का। मैंडेट है प्रोवाइड करता है बेस्ट पॉसिबल
ओशन इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी सर्विस देता है सोसाइटी, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट एजेंसी, साइंटिफिक कम्युनिटी को, कैरी आउट करता है सस्टेन ओशन ऑब्जर्वेशन, कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट होता है सिस्टमैटिक फोकस रिसर्च का। इसके अलावा ला लीना समझ लेते हैं, ये नेक्स्ट न्यूज़ है। ला लीना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अनाउंस करा था अराइवल ऑफ ला लीना सेंट्रल और ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में, जो कि 10 सालों के बाद एब्सेंट था। ला लीना 2020 का एक्सपेक्टेड है कि वो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रहेगा और 2021 तक लास्ट रहेगा। 2020 की न्यूज़ है वैसे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो बिलो एवरेज रेनफॉल मिलेगा उसको। ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका को बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगा। और यहाँ पे WMO जो है वेदर फोरकास्ट देखेगा कि साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक में ज़्यादा रेनफॉल होगी, पैसिफिक रीजन में भी होगी, पैसिफिक आइलैंड में, नॉर्दर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका में। इसके वजह से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कूल रहेगा एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। हाउएवर ये प्रिवेंट नहीं करेगा 2020 का फ्रॉम द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ऑल्सो 2016 से 2020 तक का एक्सपेक्टेड है कि वार्मेस्ट 5 ईयर पीरियड है रिकॉर्ड पे। एनजो की बात कर लेते हैं, एल लीनो साउदर्न ऑस्ट्रेलेशन की। यहाँ पे एल लीनो और ला लीना ऑपोजिट फेजेस पे होते हैं एनसो को। ला लीना को बोला जाता है कोल्ड फेज ऑफ एनसो और एल लीनो का वार्म फेज बोला जाता है एनसो का। एनसो साइकिल रिप्रेजेंट करती है फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में जो ओशन और एटमॉस्फेयर होते हैं ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में, अप्रॉक्सीमेटली इंटरनेशनल डेट लाइन पे और 120 डिग्री वेस्ट पे। इसके अलावा जो इम्पैक्ट आता है सी सरफेस टेम्परेचर में एनजो को, वो इम्पैक्ट करता है रेनफॉल और टेम्परेचर को। ला लीना एनजो यूजुअली 9 to 12 मंथ के होते हैं, फ्रीक्वेंटली फेयरली इरेगुलर होते हैं और ये जो टेक प्लेस होते हैं हर 2 से 7 साल होते हैं। टिपिकली एल नीनो अकर होता है फ्रीक्वेंटली देन ला लीना। ला लीना और एल लो के बारे में समझ लेते हैं। ला लीना एक फिनोमेना है जो जनरली इफेक्ट करता है कुछ रीजन में, जो इम्पैक्ट करता है एल नीनो को। यहाँ पे ओपोजिट क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंस होते हैं। फॉलोइंग कंपैरिजन यहाँ पे देखा जा सकते हैं किसके द्वारा, नॉर्मल ईयर के द्वारा। नॉर्मल ईयर क्या होता है, जो ईस्टर्न विंड्स होती है इक्वेटोरियल पुश करती है वार्म वाटर को वेस्टवर्ड। वार्म वाटर जो सरफेस पे है ओशन के, वो ब्लू होती है साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया की तरफ। वार्म वाटर मूव करता है वेस्ट की तरफ। न्यूट्रिएंट रिच कोल्ड वाटर होता है यहाँ पे जो राइज करता है डीप सीज और रीच करता है कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, और इस फिनोमेना को अपवेलिंग बोला जाता है। तो ला लीना और एल नीनो को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहाँ पे देखो आप डायग्राम में ला लीना पहले समझ लेते हैं। ला लीना में आप देखो तो थर्मोक्लाइन जो बिल्कुल नीचे होता है उसके ऊपर कोल्ड अपवेलिंग आप देख रहे हो, जो इसमें इस साइड पे इक्वेटर की तरफ जाता है ये। और यहाँ पे आप समझो कि ये जो है ये सदर्न अमेरिका है और जो लेफ्ट में है पूरा वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से आप देखो तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है क्योंकि लो प्रेशर हाई प्रेशर की तरफ जाता है, सॉरी हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आप देखो तो ऐसे ये चीज़ हो रही है और फिर यहाँ से ऊपर रेनफॉल हो रही है जो आगे जाके बढ़ रही है। लार्ज स्केल कूलिंग होती है, कोल्ड फेज बोलते हैं इसको एनसो को। अपवेलिंग होती है, एनहांस होती है, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल होती है। इंडियन मानसून के लिए ला लीना बहुत ही बढ़िया रहता है और ये लेस फ्रीक्वेंट होता है ला लीना, लेकिन एल नीनो ज़्यादा होता है। एल नीनो में उल्टा हो जाता है, इक्वेटर जो लेफ्ट की तरफ है वो ज़्यादा गर्म रहता है और राइट वाला जो है ये भी बहुत गर्म रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो वार्म फेज आता है एनजो को और यहाँ पे जो अपवेलिंग है रिड्यूस हो जाती है, अपवेलिंग यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, इसको वार्मेस्ट फेज बोलाता है, लार्ज स्केल वार्मिंग होती है यहाँ पे। वीकर देन नॉर्मल होता है, विंड्स जो ब्लो होती है वो अदर वे होती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट होती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जा रही है आप देखो तो। और वीकन करता है इंडियन मानसून को, जिसकी वजह से ड्रॉट वाली सिचुएशन आती है और बहुत ज़्यादा होता है ये। इम्पैक्ट क्या आता है ला लीना का, ला लीना मतलब कोल्ड वाली चीज़। तो कोल्डर विंटर्स आती है इंडिया में ला लीना के टाइम पे,
टेम्परेचर नॉर्दर्न पार्ट्स में कंट्री का लो डाउन हो जाता है और सिचुएशन विंटर में रिलेटिवली कोल्डर होती है। पॉसिबल रिडक्शन आती है इंटेंसिटी ऑफ साउथ वेस्ट इंडियन ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन में। थर्ड है फिशिंग इंडस्ट्री पॉजिटिव साइन दिखाता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, ठीक है। और फोर्थ है वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में भी। और हैवी फ्लड आता है ऑस्ट्रेलिया और पेरू और इक्वाडोर में। तो आप देख सकते हो ला नीना जो है आपका यहाँ पे जब आता है तो बहुत बारिश लेके आता है इनकी तरफ, मैडिकेन्स की तरफ। रिसेंटली मैडिकेन जिसका नाम है लानोस वो लैंडफॉल करा कोस्ट ऑफ ग्रीस पे। मैडिकेन्स का जो फुल फॉर्म है मेडिटेरियन हरिकेन्स है, तो इसीलिए स्टार्टिंग का मेड और हरिकेन का केन लगा दिया। ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म लाइक साइक्लोन है जो ऑब्जर्व हुआ है मेडिटेरियन सी पे। मैडिकेन्स आकर होते हैं कोल्डर वाटर्स में रादर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे, और यहाँ पे हरिकेन्स और टाइफून्स आते हैं। हेंस जो कोर है स्टॉर्म्स का वो कोल्डर होता है इन कंपैरिजन जो वार्म कोर्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। सिंस वार्म कोन्स ज़्यादा कैरी करते हैं मॉइस्चर, इसकी वजह से रेनफॉल होती है और बिगर होते हैं साइज़ में, हेंस जो विंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। पर मैडिकेन्स अपोजिट होते हैं, यहाँ पे वीक होते हैं वो कंपैरेटिवली और साइज़ इनका छोटा होता है देन ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं ज़्यादातर। लाइक ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स मैडिकेन्स भी एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। मेडिटेरियन जनरली ड्राई होता है, इवेपोरेटेड होता है, और साइक्लोन स्टॉर्म जल्दी ग्रो नहीं होते। पर जो स्टडी आई है 2011 की वो बताती है कि 1 या 2 मैडिकेन्स होते हैं हर साल। हाउएवर जो रिसेंट स्टडी आई है वो शोकेस करती है मैडिकेन्स आगे जाके बढ़ सकते हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वार्मर सी सर्फेस की वजह से मैडिकेन्स अलाउ करते हैं स्टॉर्म्स को कि वो ट्रॉपिकल अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे चीज़ें दिखाते हैं, और इसकी वजह से विंड स्पीड भी बढ़ जाती है और स्टॉर्म्स इंटेंसिफाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है, हैवी रेनफॉल आती है। इम्पैक्ट ऑफ ला नीना और मैडिकेन्स, यहाँ पे ला नीना प्रोड्यूस करता है रेन बहुत ज़्यादा सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में जो कि मेडिटेरियन साइक्लोन डेवलप करता है। स्लोप और कन्वेक्शन जो है राइज करता है सी वाटर्स पे और कंबाइन करता है स्पिन ऑफ साइक्लोन स्टॉर्म से, जिसकी वजह से मैडिकेन ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मेडिटेरियन रीजन आप सबको पता ही है, आप देख सकते हो, ये पूछा जा सकता है मैप बेस पे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरियन है, ठीक है। यहाँ पे आप सी देख सकते हो, सी अच्छे से दिखा रखा है, सी ऑफ क्रेटा, अगेनियन, आयोन सी, एड्रिक सी। एड्रिक सी से 2019 में पूछा गया था बहुत सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी कंट्री लगी हुई हैं, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेगैरो, अल्बानिया, ग्रीस। तो यहाँ पे ग्रीस पे आया ये, ठीक है, माल्टा छोटा सा। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है 6.5 मल्टी डिसिप्लिनरी ड्राफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्टिक क्लाइमेट, मोज़ाइक। तो मोज़ाइक जो है ये लार्जेस्ट आर्टिक साइंटिफिक एक्सपेडिशन है। मोज़ाइक एक्सपेडिशन जो हुआ है और ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे जर्मन रिसर्चर वेसल पोलस्टन है जिसने सेल करा है जर्मनी के पोर्ट पे। मोज़ाइक क्या है, एक लार्जेस्ट फाइंड ऑफ फर्स्ट ऑफ इट काइंड 1 ईयर, 1 साल का पोलर एक्सपेडिशन है सेंट्रल आर्टिक जो एक्सप्लोर करता है आर्टिक क्लाइमेट को फ्रॉम 2019-20। जो ऑब्जेक्टिव है इसका एक्सपेडिशन का, वो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक, जोग्राफिकल, जियोफिजिकल, ओशनोग्राफिक और अदर थिंग्स ऑफ पॉसिबल वेरिएबिलिटी जो आर्टिक पे आते हैं। ये एक्यूरेट फोरकास्ट देखता है और क्या चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर में, वेदर में, वो देखता है आर्टिक की वजह से। प्रोजेक्ट जो है वो IASC ने डिज़ाइन करा है, इंटरनेशनल आर्टिक साइंस कमेटी। IASC एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट करती है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, और ये बढ़ाती है ग्रेटर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आर्टिक रीजन का और क्या उसका रोल है। मिशन इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेशन 100 ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का अराउंड द वर्ल्ड जो होता है। ये लेड बाय
एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जिसकी थ्योरी भी थी एल्फ्रेड वेगनर की ड्रिफ्ट थ्योरी, जो बहुत पॉपुलर थी। उसी के नाम पे ये इंस्टीट्यूशन है जर्मनी में, जिसमें साइंटिस्ट हैं बहुत सारे और 19 कंट्री से ये वहाँ से आए हैं। इंडिया मेंबर नहीं है इसका एक्सपेडिशन का। हाउएवर डॉक्टर विष्णु नंदन है जो रिमोट सेंसिंग साइंटिस्ट है इंडिया से, वो पार्टिसिपेंट है हिस्टोरिक आर्टिक एक्सपेडिशन का। ठीक है। साइक्लोन एम्बन की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे। साइक्लोन एम्बर इम्पोर्टेंट है। एम्बन ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसकी स्पीड 220 से 230 किलोमीटर पर आवर की थी, और ये वर्स्ट स्टॉर्म से बे ऑफ बंगाल में जो हुआ था उड़ीसा में लास्ट ईयर। और यहाँ पे एम्फन की बात कर लेते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको सुपर साइक्लोन की कैटेगरी में क्लासिफाई करा है। सुपर साइक्लोन की मतलब मोर देन 222। तो साइक्लोन सेकंड सुपर साइक्लोन था जो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था, और सबसे पहला आया था 1999 में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी जो अगर विंड ज़्यादा होती है, विंड स्पीड ज़्यादा होती है, तो उसको सुपर साइक्लोन क्लासीफाई करते हैं। तो आप देख लो टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंस में कैसे स्केल होता है। लो प्रेशर होता है, डिप्रेशन होता है, डीप डिप्रेशन होता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है, और सुपर साइक्लोन आता है। रैपिड इंटेंसिफाई होता है एम्फन, जो कि इंडिकेशन है आपका बे ऑफ बंगाल का वार्म जब हो जाता है ज़्यादा 32-34 डिग्री चला जाता है एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से, तो वो ज़्यादा वार्म यहाँ पे जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वायलेंट होते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, कोस्टल एरिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाते हैं। वायलेंट विंड्स होती है, हैवी रेनफॉल होती है, स्पाइरल होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपीरियंस होता है साइक्लोन दो बेसिन से, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से। बीओबी ज़्यादा प्रोन होता है साइक्लोन का देन अरेबियन सी, बिकॉज हाई एसएसटी होती है और लो वर्टिकल शेयर विंड्स होती है, और मॉइस्चर बहुत होता है मिडिल लेयर्स में एटमॉस्फेयर का। अगर फॉर्म होते हैं तो ये यूजुअली मूव करते हैं नॉर्थ वेस्ट में, और ये क्यों करते हैं नॉर्थ वेस्ट में? क्योंकि ट्रेड विंड्स के इफेक्ट में होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है साइक्लोन सर्कुलेशन और मानसून? आईएमडी फोरकास्ट करता है डेवलपमेंट जो लो प्रेशर एरिया जो अरेबियन सी में फर्स्ट वीक ऑफ जून वो बूस्ट देता है साउथ वेस्ट मानसून को। फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स होती है, विंड्स होती हैं जो एक साइक्लोन डिप्रेशन बनाती है, और यहाँ पे मानसून जो है इंडिया की तरफ आता है, एक फेवरेबल कंडीशन बनती है। हाउएवर नेसेसरी नहीं है कि साइक्लोन हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है मानसून पे। लास्ट ईयर साइक्लोन वायु जो फॉर्म हुआ था वो ऑनसेट हुआ था मानसून पे, जब केरला पे हुआ था। मानसून विंड्स फॉरवर्ड नहीं करती साइक्लोन के डिसिपेशन को, और रेंज जो है आपको केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु तक रही। 10 जो ट्रैक है साइक्लोन सिस्टम का वो डिटरमाइन करता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट रिसीव करेगा रेन या नहीं। सो इफ़ अगर लो प्रेशर एरिया सिस्टम मूव हो रहा है मेनलैंड से, तो सब कॉन्टिनेंट को रेनफॉल नहीं मिलेगी। तो ये भी एक चीज़ है। साइक्लोन्स कौन कौन सी न्यूज़ पे है ये हम देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या फेवरेबल कंडीशन होती है साइक्लोन की। तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है SST जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। कोरिलेशन फोर्स होना चाहिए, कुछ वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, अपर डाइवर्जन होना चाहिए अबव सी लेवल सिस्टम। बे ऑफ बंगाल की बात करें, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट बॉबल, ये प्रोजेक्ट फंड करा गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा और नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च के द्वारा, जो यूके का है। एग्जामिन करता है इम्पैक्ट बे ऑफ बंगाल का, जो ओशन टेम्परेचर सैलिनिटी होती है मानसून का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा कौन कौन से साइक्लोन न्यूज़ पे? निवर भी है, साइक्लोन निवर। IMD ने फोरकास्ट करा है कि डेवलपमेंट होगा इसका साउथ वेस्ट रीजन में, बे ऑफ बंगाल के तमिलनाडु में ऑफसेट करेगा। इसके आफ्टर साइक्लोन गाजा जो 2018 में आया था, ये सेकंड होगा जो तमिलनाडु को क्रॉस करेगा।
जो नेम है निवर, वो ईरान ने प्रपोज करा था। नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर पैसिफिक एंड एशिया ने स्टार्ट करा था ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग 2000 में। 8 नॉर्थ इंडियन ओशन कंट्रीज जो है वो है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, मालदीव्स, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये नाम देती है एक दूसरे को और कंबाइन करती है 64 नेम्स की लिस्ट। ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन जिन्हें अडॉप्ट करा था इस पैनल को 2018 में। नेवर एक लिस्ट में नाम आया था जो रिलीज हुआ था अप्रैल में, और इसमें 169 नेम्स है साइक्लोन के, जो कंपाइलेशन करते थे 13 सजेशन के हर 13 कंट्री से। सॉरी, एम्फन सजेस्ट करा गया था थाईलैंड के द्वारा 2004 में। इसके अलावा सुपर टाइफून गोनी भी था रिसेंटली, इसने 7 लोगों को जान ले ली, फिलीपींस में हुआ था। ये टाइफून जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वेस्टर्न पैसिफिक में। टाइफून जनरली वेस्टवर्ड और नॉर्दर्न डायरेक्शन में होते हैं, और ये वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्ट एशिया में होते हैं। टाइफून का जो सीज़न है वो अर्ली समर का है और अर्ली ऑटम का है, और ये कोइंसिडेंट करते हैं मानसून सीजन का जो साउथ ईस्ट एशिया में होते हैं, और ये वेट सीजन होता है ईस्टर्न जापान का। हरिकेन एसेंशली सेम थिंग है जैसे टाइफून है, पर हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक में होते हैं, सेंट्रल और ईस्टर्न नॉर्थर्न पैसिफिक में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं डिजिटल ओशन की, जो नेक्स्ट न्यूज़ है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च करा है डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म एक स्टेट ऑफ आर्ट डेटा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है ओशन डेटा रिलेटेड चीज़ें, और ये इंक्लूड करता है बड़े सारे एप्लीकेशन जो डिज़ाइन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रेजेंट हाइड्रोजनस ओशनोग्राफिक डेटा, और अडॉप्ट करते हैं रैपिड एडवांसमेंट जियो स्पाशियल टेक्नोलॉजी में होते हैं। डेवलप कराया था इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो MOES के द्वारा है। इंक्वाइरीज प्रोवाइड करता है ओशन इंफॉर्मेशन एडवाइजरी सर्विसेज वेरियस स्टेक होल्डर्स का। इसमें पोटेंशियल फिशिंग जोन भी आते हैं, एडवाइजरी जो होते हैं, ओशन स्टेट फॉरकास्ट भी आते हैं, हाई वेव अलर्ट्स भी आते हैं, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल ओशन का? ये सर्व करते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन हर डेटा रिलेटेड नीड्स का, जो कि वाइड रेंज देता है यूज़र को। डेटा जो बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डीप ओशन मिशन, समुद्रयान प्रोजेक्ट और रिसर्च ऑन ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। ये हेल्प करता है, एसेस करता है एवोल्यूशन ऑफ ओशनोग्राफिक फीचर्स, जिसमें 3D और 4D डेटा विजुअलाइजेशन आता है। यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट है इंडिया प्रोजेक्ट ओशन पे क्या है। पहला है डीप ओशन मिशन, 2018 में लॉन्च हुआ था। इन्वेस्टार्स करता है एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी एंड मरीन डाइवर्सिटी अंडर वाटर वर्ल्ड, और ये अनएक्सप्लोर्ड रहता है अभी भी। सेकेंड है समुद्रयान प्रोजेक्ट जो 2019 में लॉन्च हुआ था। सबमरीन सबमर्सिबल व्हीकल्स को भेजने के था कि 3 लोग जाएंगे डेप्थ होगी 6000 मीटर्स की, और कैरी आउट करेंगे अंडर वाटर स्टडीज़ को। अरे यार, अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी, तो ये ज़रूर करना।